चलिए शुरुआत करते हैं। ये इस शुरुआत में कुछ हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वन लीनियर टाइप के वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। अरस्तू को जीव विज्ञान के पिता तो कहा जाता है, साथ-साथ में अरस्तू को जूलॉजी का भी विज्ञान जनक कहा जाता है। 2 चीज़ें। तो अरस्तू 2 चीज़ों के पिता हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। अगर हम बात करें बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग अक्सर करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो होगा 1801 में लेमार्क, जो कि फ्रांस से बिलॉन्ग करते थे, और ट्रेवी रेनस, ये जर्मनी से बिलॉन्ग करते थे। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क फ्रांस और ट्रेवी रेनस जर्मनी ने किया है। इसके अलावा थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लैनेटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय 500 किस्म के पौधों का वर्णन किसने किया है? थियोफ्रेस्टस ने। आगे अगर हम देखें, इसी वजह से थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस क्या है? फादर ऑफ बॉटनी है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तू है। और अगर आपको भूल जाए कि अरिस्टोटल जूलॉजी के हैं बॉटनी को, तो देखो ए से स्टार्टिंग होता है अल्फाबेट्स को, जेड से खत्म होता है, तो जूलॉजी के रहेंगे अरिस्टोटल। जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे तो वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया है वो उसका नाम है जॉन रे। इसके अलावा कैरोलस लीनियस ने अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक का नाम है जेनेरा प्लैनेटरियम और दूसरी पुस्तक का नाम सिस्टीमा नेचुराe। तीसरी पुस्तक और लिखी है क्लासिस प्लैनेटरियम। इन्होंने भी इसमें और अपनी इसमें जो 3 पुस्तक लिखी है, इसमें से सिस्टीमा नेचुरा में इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बाँटा है। एक तो प्लांट किंगडम में बाँट दिया, एक एनिमल किंगडम्स में। एक प्लांट किंगडम्स और दूसरी एनिमल किंगडम। अब ये जो वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया है, इसी वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने 2 वर्गीकरण किए हैं, एक को किया है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। परंपरागत जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वो था द्विवर्गीकरण, जो कि कैरोलस लीनियस का था। इसके स्थान पर 5 जगत प्रणाली का जो डिवीजन है वो किया गया है आर.एच. विट्टेकर। तो 5 टेक्स, 5 जगत प्रणाली विट्टेकर टेकर्स ने। वो कौन-कौन सी है 5 जगत? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक, फंगाई और एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम। मोनेरा जगत की देखेंगे तो इनमें माइक्रोबैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोबैक्टीरिया जो कंपाउंड की मदद से देखे जाते हैं। ठीक है? कंपाउंड खुर्दबीन की वजह से देखे जाते हैं, वो आते हैं। इनमें जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो है, जो अपनी प्री अवस्था में है, यानी कि शुरुआती दौर में पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो पाए। इनके अंतर्गत आते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ग्रीन एल्गी, आर्कियोबैक्टीरिया भी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रोबैक्टीरिया जीव की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनकी सबसे यूनिक स्पेशलिटी है कि ये अंडर डेवलप्ड होते हैं और 70 एस की इनकी संरचना होती है, 17 एस टाइप। डायनासोर मेसोजोइक एरा में थे और डेनिसोवन एरा ह्यूमन स्पीशीज का जो एरा है, उसको हम डेनिसोवन कहा जाता है। तो वैसे भी ह्यूमन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मोनेरा जगत हमने देखा, मोनेरा जगत में माइक्रोबैक्टीरिया आएगा और माइक्रोबैक्टीरिया में हम जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इस तरीके को मोन का मतलब क्या होता है? एक, प्रोकैरियोटिक भी अंडर डेवलप्ड होते हैं। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जनरली आप देखेंगे तो प्रोटिस्टा में एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इग्लिना। इग्लिना इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी जो है उसी को आप किसको कहा जाता है? यूग्लिना को। चलिए, अब यूग्लिना के पास ये पावर होती है, चूँकि इसके पास क्लोरोफिल होता है तो ये भोजन बना सकता है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। और चूँकि ये सेल वॉल नहीं है, इस वजह से इसको हम एनिमल कैटेगरी में भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं। और चूँकि इसके पास क्लोरोफिल है, इस वजह से इसको हम प्लांट कह सकते हैं। तो देखिए, प्लांट का भी गुण है इसके पास और एनिमल का भी गुण है। पाद ऑफ प्लांट की बात करें तो इनमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि शैवाल है, मॉस, है ना? अभी हम लोगों ने जैसे मॉस किसमें आता है? ब्रायोफाइटा में, है ना? जो शैवाल वगैरह आता है, ये किसमें आता है? थैलोफाइटा में। पुष्पीय पौधे या पुष्पीय बीजीय पौधे, इस ये सब प्रकार के जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। फंगी अलग है, तो फंगी की कोशिका भित्ति कैसे बनी रहती है? काइटिन से। तो का से कवक, का से काइटिन, तो कवक की कोशिका भित्ति बनी रहती है काइटिन से। और सबसे बड़ी बात है कि जो फंगाई है, इनमें जो पोषण मिलता है वो अवशोषण के द्वारा इनको पोषण मिलता है। एनिमेलिया जगत में भी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, स्टारफिश, एक्नोडर्मेटा स्टारफिश, है ना? ये कोई मछली नहीं है। रेप्टाइल्स हैं या फिर उभयचर है, ये सब प्रकार के 25 स्तनधारी भी सब एनिमल किंगडम में। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की बात करेंगे
तो देखो मैन को कहा जाता है होमो सेपियंस, वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का नाम है रेनेट ग्रीनर। बिल्ली को बोलेंगे फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता को बोलेंगे कैनिस फेमिलियरिस। कैनिस बर्ग होता है ना, कैनाइन टीथ होता है, उससे रिलेटेड है। जो लायन है वो भी कैनिस फैमिली का है। गाय काऊ को बोलेंगे बॉस इंडिकस। इंडिकस मतलब मान लो इंडियन ब्रीड। मक्खी हाउस फ्लाई को बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी है ना, तो मस्का मक्खी डोमेस्टिका घरेलू। मैंगो मैग्निफेरा इंडिका पता है। धान को बोलेंगे ओराइजा सैटिवा। सैटिवा हमीप्सा राइस को। वीट को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिबम, और ट्रिटिकम इसमें एक ट्रिटिकल करके एक रोग भी लग जाता है। मटर को बोलेंगे पाइसम सैटिवम, है ना। और ये चना को बोलेंगे सीसर अरेटिनियम। और सरसों होता है ब्रासिस का कैम्पेस्ट्राइस। ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कोशिका एवं कोशिका संरचना की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने करी है, तो आंसर आएगा हमारे पास रॉबर्ट हुक। तो सेल का हुक होता है, ऐसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। कौन सा? 19वीं शताब्दी का अंतिम चौथाई काल, यानी कि 1800 का चौथाई साल। ये देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। तो केंद्र में कोई चीज कैसी है? ब्राउन है। जबकि कोशिका की खोज करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक है। और केंद्रक की खोज करने वाला कौन है? न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, वो है ब्राउन। ठीक है, तो केंद्र में कोई चीज ब्राउन है। ऐसे डोजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी, तो जीव द्रव्य जार्डिन। ठीक है, लेकिन इसका नाम किसने रखा? पुरकिंजी। पर नाम किसने? पर किन्ने नाम, तो परकिंजी ने नाम रखा किसका? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का। इसके बाद स्लाइडन ने कहा है कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, जबकि स्वान ने कहा है कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। इसी वजह से स्लाइडन और स्वान का नाम आप एक साथ देखते हैं। तो स्लाइडन ने जो कहा है वो इन्होंने कहा है प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स का बॉडी बनी होती है छोटी छोटी सेल से। और स्वान ने कहा, इन्होंने कहा एनिमल्स। तो आप ये बताइए, जो स्वान होता है ये एनिमल्स की कैटेगरी में तो आता है या बर्ड्स की कैटेगरी में आता है? जंतु। स्वान मतलब कुत्ता मान लेते हैं। तो स्वान ने जंतुओं के बारे में कहा, जबकि स्लाइडर ने पौधों के बारे में। इसके अलावा विर्चो ने ये भी बताया कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। ये कहा है किसने? विर्चो ने। ठीक है ना। इसके अलावा सुलजे ने दिया है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को सुलझाया किसने? सुलजे ने। स्ट्रॉस बर्गर, तो बर्गर में हम ये बर्गर वर्ड ले लेंगे, उठाएंगे। तो इसमें कहा है कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशानुगति गति में भाग लेता है। तो वंशागति में भाग लेता है कौन? केंद्रक। की बात की वर्णन किया है बर्गर ने। तो बी से बर्गर, बी से वंशागति। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण या गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स की खोज की है, और ये अभी हम देखेंगे। जनरली ये सेल्स का सीक्रेशन ऑर्गन से, ये मान के चलिए। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया था, इसका विभाजन के बारे में बताया। अब देखो, क्रो होता है वो फ्लाई कर जाता, उड़ जाता, तो क्रोमेटिन फ्लेमिंग। वॉल्डेन का ही तो क्रोमोसोम होता है ना, गुड्स होता, तो वॉल्डेयर का क्रोमोसोम की खोज करी है। सॉरी, नामकरण किया है वॉल्डियर ने। वॉल्डेन ही नामकरण कर दिया ना, क्रोमोसोम से रिलेटेड हो जाता है। स्किम्पर ने पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया है। किसका? स्किम्पर क्लोरोप्लास्ट। स्किम स्कीम कैसी? क्लोरो स्कीम, हरी स्कीम। वीजमैन ने सोमाटोप्लाज्म एवं जर्माप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट स्पष्ट किया है। तो अंतर स्पष्ट कौन कर सकता है? डिफरेंस कौन कर पाएगा? जो वाइज मैन होगा, तो वीजमैन। राइबोसोम की खोज करने वाला है वो है जीई पैलेड। तो पीला रिबन, तो पैलेड रिबन राइबोसोम। लाइसोसोम की खोज करने वाले हैं सीडी दोबे। दबे, तो दबे चीज, दबे लाई यानी कि पड़े या दबे, एक ही बात है। टी बोवेरी, तो वेरी तारक का यानी कि सेंट्रोसोम। वेरी का मतलब भी होता है ना बहुत, और तारक काय का मतलब भी होता है विशाल आकार, इस तरीके से। रिचर्ड आल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो किसने करी? आल्टमैन ने, लेकिन इसको नाम उसने दिया था बायोब्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया है किसने? बेंडा ने। तो बेंडा नामकरण किया है। आगे हम बात करेंगे यूनिसेलुलर मल्टी ऑर्गेनिज। यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गन्स होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय। बेसिक सी चीजें ही सबको पता है। सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा गिवन है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा जो सेल थ्योरी दी गई है, सेल थ्योरी का मतलब ये कहा जाता है कि स्लाइडन ये कह रहे हैं कि हर एक जो भी प्लांट है ये कुछ ना कुछ कोशिकाओं से बना होगा। जबकि स्वान कह रहे हैं कि जो भी एनिमल्स हैं ये किससे बने होंगे? सेल्स से बने होंगे। कहने का मतलब है पूरी दुनिया में आइदर प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या फिर इनके जोड़ का कोई है, जैसे कि यूलिना है। लेकिन इस सेल थ्योरी को का एक अपवाद है, और वो है आपका वायरस। वायरस अपवाद है क्योंकि वायरस सेल से ही नहीं बना है, सेल से नहीं बना है। क्या है इसकी? वायरस इज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड अ सेलुलर स्टेट। एक शुरुआती ऑर्गेनिज्म है
जो कि सेलुलर अवस्था तक पहुँच ही नहीं सका है। इस वजह से वायरस के पास कोई सेल्स नहीं होता, ये याद रखिएगा। वायरस जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा, तो ये एक्टिव होता है। इसी वजह से वायरस को कभी भी आप इसको लिविंग या नॉन लिविंग में कैटेगराइज़ नहीं करते, क्योंकि सेल ही नहीं है, जिसमें सेल होगा वही लिविंग या नॉन लिविंग होगा। हम कैटेगराइज़ किसमें कर सकते हैं इसको, एक्टिव या इनएक्टिव में। जब तक वायरस किसी बॉडी के बाहर है तो वो इनएक्टिव है, अंदर गया तो एक्टिव हो जाता है। ठीक है? याद रखिएगा। अब इसमें क्यों कोशिका सिद्धांत है, बात क्यों है ये वायरस, क्योंकि इसमें कोई कोशिका ही नहीं होती है एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में ये निर्जीव होते हैं। विलगित का मतलब है जब किसी के अंदर नहीं होता तो निर्जीव होते हैं। याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं और हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। आइए इनको एक उदाहरण से समझते हैं। तो प्रो है, जैसे प्रो जो है, प्रो से पी से प्रिमिटिव कोशिकाएँ और जो प्रिमिटिव होगा, प्राचीन है, शुरुआती में इनका विकास नहीं हो पाया। ये इस वजह से ये अल्प विकसित होती हैं, आदिम है, प्राचीन। ये सुविकसित होती हैं, यानी कि इनका जो भी एक सेल में जो भी मेम्ब्रेन्स या पार्ट्स होता है, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होते हैं, इनका जो केंद्रक होता है बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल मोज़ेलिया जगत है, मोज़ेलिया जगत में कौन-कौन आता है? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट। ये चीज़ यहाँ पे ये इसको कट कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं, सॉरी, मतलब मान के चलिए ये इसके एग्जाम्पल्स कौन है? जो बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स जो है वो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि मोज़ेलिया जगत में आने वाले हैं। और मोनेरा जगत सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। इनकी केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रका यानी कि न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है और ये केंद्रका भी होता है। जो केंद्रका होता है वो बना किससे होता है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। अब इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी ये सब एब्सेंस होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर अल्प विकसित है, जबकि इन सब में प्रेज़ेंट होता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि इनके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो फिर आखिर में श्वसन कहाँ करते हैं? श्वास कहाँ से लेते हैं? पावर हाउस क्या है? क्योंकि नॉर्मली तो हम ये जानते हैं, चूँकि इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक में, तो ये तो श्वास रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से करेंगे। तो सीधी-सी बात है कि जब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता है, तो इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो मीज़ोसोम में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मीज़ोसोम से रेस्पिरेशन करती हैं, जबकि यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है रेस्पिरेशन यहीं से होता है। इनमें समसूत्री कोश का विभाजन नहीं होता है, यानी कि माइटोसिस नहीं होता, जबकि इनमें समसूत्री कोश का विभाजन हो जाता है। ठीक है ना? माइटोसिस हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब है माइटोसिस का मतलब है यहाँ पर अब सोमैटिक सेल्स डिवीज़न नहीं हो रहा है। इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ये बताया ना मीज़ोसोम ये, और जबकि इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है, जबकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनमें राइबोसोम की जो संरचना है वो 70 एस प्रकार की है, ये 80 एस प्रकार की है, छोटा है ये, ज़्यादा है। इनमें स इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, जबकि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है ना? और अगर कवक है, तो कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका यानी कि फ्लैजेला में सूक्ष्म तंतु होते हैं, जो 9+2 व्यवस्था में नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, वो 9+2 की व्यवस्था में होते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में करी। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स मोनेरा और मोनेरा से बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब हम जो बढ़ रहे हैं, वो हम बढ़ रहे हैं सेल्स की एक-एक स्पेशलिटी के बारे में। आपको ये जो दिख रहा है, ये एक तरीके का एक सेल्स है, बहुत छोटा। हालाँकि इसमें बड़ा दिख रहा है, चलिए। ये बाहर आपको उसकी जो परत दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये असल में क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? ये अर्ध पारगम्य, इंग्लिश में इसको कहें तो सेमी परमिएबल झिल्ली होती है ये। ठीक है ना? और ये बनी किसकी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। इतना याद रखिएगा। चलिए एक-एक पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिकुलम की। 2 प्रकार के रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदरा। अब ये खुरदरा क्यों है, ज़रा ये देखते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपका प्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जब इनमें ये जो दाने से आपको दिख रहे हैं, जब इनकी सतह पर ये दाने चिपक जाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? तो खुरदरा हो गया। अब ये जो दाने हैं, इन्हीं को हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ये दिख रहे हैं ना, ये दाने जो हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम का जनरली मेन काम है, वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या राइबोसोम्स हैं, वो किस-किस काम में काम आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में।
दूसरी ओर अगर आप देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देख रहे हैं? ये भी ब्लू कलर का संरचना है लेकिन इनके ऊपर कोई दाना हमें नहीं दिख रहा है। तो ये स्मूथ है और स्मूथ क्या होता है? फैट। तो ये जो फैट या कोलेस्टेरॉल होता है उसके सिंथेसिस में ये भाग लेते हैं। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना। तो जो प्रोटीन के सिंथेसिस में भाग लेने वाला राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि स्मूथ स्मूथ चिकना और फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? चिकना ही होता है। दूसरी बात करेंगे हम न्यूक्लियस, आप ये देख लो, ये न्यूक्लियस है। इससे पहले आप ये देख लो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी में नहीं होता है कुछ भी, प्रोटोप्लाज्म जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 ऑर्गेनेलीज़ को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म नाम दे देते हैं। ठीक है? साइटो कोश का द्रव्य, साइटो या काइटो, काइटो पढ़ लो, इसको कोश का द्रव्य। चलिए, और जो साइटोप्लाज़्म होता है, ये अभी हम बात डिस्कस करेंगे आप। चलिए, यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस बड़ा-सा। इसका जो फ़ंक्शन है, वो है जीन ट्रांसफ़र करना, ये हम सबको पता है। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है, तो मियोसिस डिवीज़न ऑफ सेल्स होता है, उसमें ये न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होता है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी होता है क्या? न्यूक्लियोलस। अब केंद्रका की खोज किसने करी थी? हमें पता है, ब्राउन ने करी थी। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना, तो आप ये कह सकते हैं कि जो जीन ट्रांसफ़र है, जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, वो न्यूक्लियस के द्वारा होता है। लेकिन ज़्यादातर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर तो जो जेनेटिक चीज़ है, वो ये न्यूक्लियस ही है, क्रोमैटिन्स दिख रहा है, धागानुमा संरचना। लेकिन कुछ-कुछ ये क्या है, सेल्स के अदर पार्ट्स में भी ये हमें मिल सकती है जेनेटिक मटेरियल। तो याद रखना, सिर्फ़ डीएनए ही नहीं, अलग-अलग पार्ट्स में भी, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा जो भी सेल्स के ऑर्गेनेलीज़ हैं, वहाँ पे भी हमें जेनेटिक मटेरियल मिल सकता है। क्रोमाटिन धागानुमा संरचना देख रहे हैं। क्रोमाटिन की अगर बात करेंगे तो जनरली ये इसका जो 60% है वो हिस्टोन नाम के प्रोटीन से बना होता है और 40% इसका डीएनए होता है और डीएनए के माध्यम से जीन ट्रांसफर होता है। अभी हम आगे देखेंगे डीएनए के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कि गोल्गी, मैंने अभी बताया है ना कि डीएनए 40% होता है क्रोमैटिन में। लेकिन जो डीएनए क्या है, एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल है ये ना। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा जेनेटिक मटेरियल इसी से हमें प्राप्त हो, अदर चीज़ों से भी हमें प्राप्त हो सकता है। गोल्गी एपैरेटस, ये जनरली बॉडी में सीक्रेशन का काम करता है। तो सीक्रेटरी जो आपकी सॉरी बॉडी में नहीं, सेल्स में सीक्रेशन का काम कौन करता है? गोल्गी एपैरेटस। तो कोई चीज़ गोल जैसी होती है तो इसी से, कोई नली से ही तो कोई चीज़ सीक्रेट होती है। लेकिन गोल्गी एपैरेटस किस-किस में नहीं पाया जाता है? जो मैमल्स होते हैं स्तनधारियों की आरबीसीज़ में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा एल्गी और बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है और कुछ यूरोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये गोल्गी एपैरेटस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे साइटोप्लाज्म को, यानी कि इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब ये जो झिल्ली है, इसके अंदर मान लेते हैं कुछ पानी सा एक द्रव्य भरा है, ठीक है? लसा-लसा एक द्रव्य है, उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये आरएनए फ इसका जो काम है वो है आरएनए, ठीक है? फंक्शनिंग, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये भी करता है, साइटोप्लाज्म आरएनए उपस्थित इसमें रहेगा। तो डीएनए उपस्थित रहेगा आपका क्रोमाटिन न्यूक्लियस में और आरएनए उपस्थित रहेगा साइटोप्लाज्म में। इसी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म इसका नाम दे देते हैं। इसमें डीएनए होता है और इसमें क्या उपस्थित होता है? आरएनए। तो एन प्लस सी एनसीपी मान लो, एनसीपी तो पार्टी है ना, एन प्लस सी इक्वल टू पी। चलिए, अब बात करेंगे हम वैक्यूल की। तो वैक्यूल जो है, इनको हम हिंदी में बोलते हैं रसधानी, ठीक है? अब अगर आप पौधों में देखेंगे ना, अभी हम डिस्कस करेंगे रसधानियों को, जैसे ये वैक्यूल है। जब आप प्लांट्स का देखेंगे तो प्लांट्स में आप देखो, जो वैक्यूल से बहुत बड़ा आकार का दिखेगा। जबकि एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे से वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होगा, बहुत बड़ा होगा। एनिमल सेल्स में छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं, कई सारी संख्या में। तो ये बेसिक डिफरेंस है और प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो भी अंतर, उनमें से मूल अंतर वैक्यूल्स का आता है। तो वैसे भी याद रख लेना भाई, नाम क्या है? रसधानी। तो रस किसमें? प्लांट्स में ज़्यादा होना चाहिए ना, इसी वजह से उसमें बड़ी रसधानी देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम जो है, जैसे आपको ये हमने ये देखा है कि गोल्गी apparatus हमारी बॉडी में सीक्रेशन का काम करता है, उसी तरीके से लाइसोसोम हमारे सेल में डाइजेशन का काम करता है। तो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम ही लाइसोसोम है। लाइसोसोम के और भी काम है, वेस्ट रिमूवल का काम है, यानी कि जो अपशिष्ट है उसकी गंदगी बाहर निकालना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, फर्टिलाइजेशन में भी भाग लेता है और सबसे बड़ी बात है, ये सेल प्रोग्राम करता है सेल की डेथ को। इसी वजह से इसको सुसाइड बैग कहा जाता है कि व्यक्ति जब मर जाता है, सुसाइड हो जाती है उसकी, यानी कि डेथ हो जाती है, तो वो क्या लाई करता है, लेटता है ना, लाई मीन्स पड़ा होना। इसके अलावा बात करेंगे सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम जनरली क्या है, ये बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज़ है, जो सेल्स को के आवागमन में, यानी कि सेल्स के मूवमेंट में जो भाग लेता है, वो आपका सेंट्रोसोम ही है। बात समझ में आ रहा? और ये बताइए, आवागमन किसमें पॉसिबल हो सकता है? एनिमल में, इसी वजह से सेंट्रोसोम एनिमल में पॉसिबल है। ये प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। अब को
दिमाग में अगर फिर जाए, मान लो भूल जाए, तो ये बताओ सेंट्रोसोम हमने मान लिया सेंट्रोकार ही है, तो सेंट्रो लोकोमोशन के लिए काम होता है, और लोकोमोशन किस में हो सकता है? एनिमल्स में हो सकता है। इसके अलावा ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बॉडी में 38 एटीपी जो ग्लूको एनर्जी बनती है, उनमें से जो 36 एटीपी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। यानी कि बॉडी में श्वास जो भी है, ऑक्सीजन का जो भी निर्माण, ग्लूकोज का जो भी निर्माण है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो भी एरोबिक श्वसन है, वो कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए, अब मैं ज़रा आपको समझा रहा हूँ। एरोबिक जो श्वसन है, इसकी 2 चरण है। पहला चरण तो ये इसी में होगा, साइटोप्लाज़्म में, ये जो द्रव भरा दिख रहा है इसमें। और दूसरा इसका जो स्टेज कंप्लीट होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है? एरोबिक का। जबकि एनारोबिक की अगर हम बात करेंगे, तो एनारोबिक का पूरा जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज़्म में ही घटित होता है। इसी वजह से साइटो इसमें एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी एनर्जीज़ बनती हैं, जबकि उसमें 38 एटीपी एनर्जी बनती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, टोटल 38 एटीपी एनर्जी बनती है। ठीक है ना? 2 एटीपी तो इसमें बनती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ कितनी बनती है? 36। एग्ज़ाम में कभी-कभार पूछ लेते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी बनती है? तो 36 माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है और 2 बनती है साइटोप्लाज़्म में। ठीक है? और इसमें चूँकि जो एनारोबिक जो एनारोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम रेस्पिरेशन होता है ना, वो साइटोप्लाज़्म में ही होता है। 2 स्टेजेस होती है, तो एक बार में 2 बनता है, तो दूसरी बार में और 2 बनेगा, तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया? 4 एटीपी एनर्जी। 2 खर्च हो जाती है, 2 बाकी बचती है। चलिए, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बात कर लें। न्यूक्लियस दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा और राइबोसोम्स होगा। राइबोसोम्स का जनरली काम क्या है? तो रफ प्लास्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक होता है, उसमें ये होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेमी परमिएबल होती है और ये फॉस्फोलिपिड्स या फिर स्टेरोल्स की बनी होती है, यानी कि कोलेस्टेरॉल से एक तरीके से। अच्छा, अब कि किन-किन चीज़ों पे अंतर है, वो ज़रा हम देख लेंगे ज़रा। और ये इस जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में, सेल वॉल वो सेल्यूलोज़ की या फिर पेक्टिन की बनी होती है। अब याद रखना, सेल वॉल वॉल कैसी होती है? बहुत ताकतवर होती है, मतलब हार्ड होती है। इसी वजह से तो प्लांट्स का जो लेयर होती है, जो जड़ होती है या फिर मान लो जो स्टेम्स होती है, कैसी होती है? हार्ड होती है। इसी वजह से वॉल, तो हार्ड से याद हो जाएगा। ठीक है? और चूँकि ये बॉल है, तो इनका आकार कैसा हो गया? निश्चित हो गया। जबकि एनिमल सेल का आकार निश्चित नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है? ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। ये देखो, इस तरीके का आकार होता है। फिक्स्ड सेल, इनका शेप नहीं हो सकता, इर्रेगुलर शेप होता है इनका। दूसरी बात है, अब चूँकि सेल वॉल है तो टफ बनी होगी, स्ट्रॉन्ग बनती है, इसी वजह से सेल्यूलोज़ और पेक्टिन से बनी होती है। ठीक है? और जो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरोल से। देखते हैं क्या-क्या? देखिए, प्लांट और एनिमल सेल में अंतर ज़रा देख लेते हैं हम। सेल वॉल इसकी रिजिड शेप की होती है, राइट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल नहीं होती है, तभी तो व्यक्ति मूव कर सकता है, इसी वजह से इसका इर्रेगुलर शेप होता है। और जबकि इसमें रिजिड शेप होता है, फिक्स्ड शेप है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वैक्यूल यानी कि रसधानी, और रस ज़्यादातर किसमें? प्लांट्स में, इसी वजह से इनका जो रसधानी होती है, दिख रहा है इतना बड़ा, ये बड़ा मिलता है, जबकि यहाँ पर हमें छोटी-छोटी रसधानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑटोट्रॉफ, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि और चूँकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी वजह से ये ऑटोट्रोफ स्वयंपोषी खुद से भोजन बना पाते हैं। ये सेल्स, इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इस वजह से ये परपोषीय दूसरों पर आधारित होते हैं, यानी कि प्लांट पर आधारित होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं होता। सेंट्रोसोम्स क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज़ है, अभी हम पढ़ के आए हैं सेंट्रोकार से। इनमें सेंट्रोसोम होते हैं, इसी वजह से इनमें सेंट्रिओल्स या सेंट्रोसोम होते हैं, इस वजह से ये मूव कर पाते हैं। इनमें सीलिया की अनुपस्थिति होती है, इनमें सीलिया होता है। सीलिया का मेन जनरली काम क्या है? इस सेल और फ्लूइड का मूवमेंट होता है सीलिया से, ठीक है? यानी कि मूवमेंट्स के लिए और सिग्नलिंग का काम होता है। प्लास्टिड्स इसमें पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स का मतलब है वर्णक, कलर देने वाले, और इनमें प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। इटियोप्लास्ट जो होता है, ये क्रिस्टलाइन प्रोलामेलर बॉडीज़, ये परकसर और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से पहले जो बनता है वो होता है एटियोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो हम जानते हैं क्रोमोसोम से, जब जैसे ये पिगमेंट सिंथेसिस और स्टोरेज का काम पिगमेंट देता है, लाल वर्णक है, यानी कि लाल कलर देने वाला है। ये फ्लावर में, फ्रूट में, फिर सीड्स में पाया जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये किसी-किसी का सीड्स लाल हो सकता है, फ्रूट लाल हो सकता है, फ्लावर भी लाल हो सकता है। तो जहाँ पे भी रेडनेस देखने को मिलेगी, लेकिन ये जड़ में नहीं हो सकता, जड़ कभी लाल नहीं होती, स्टेम में नहीं हो सकता, है ना? अच्छा, अब देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है, जो हरापन है ना, जब ये क्रोमोप्लास्ट में बदलता है, तो टमाटर जब हरा है, दैट मीन्स उसमें क्लोरोप्लास्ट है, और जब वो क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, तो वो लाल हो जाता है। तो टमाटर का लाल रंग हमें कैसे दिखते हैं? हरे से लाल, व्हेन द क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की।
इसमें होता है क्लोरोफिल, है ना? इस वजह से भोजन बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लिपिड सिंथेसिस होता है और इसमें क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीज नहीं। और मैग्नीशियम की उपस्थिति में अच्छा खासा रेट होता है क्लोरोप्लास्ट का। इसके अलावा रेड और ब्लू लाइट में ये फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है और चूंकि ये स्वयं से भोजन बना पाता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से भोजन बनता है, इसी वजह से इसको किचन ऑफ सेल कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूको जैसे हम कहते हैं ना, ल्यूकोफाइट्स यानी कि सफेद, तो ये सफेद वर्णक यानी कि भूरा वर्णक है, भूरा कलर देने वाला है। ये सिंथेसिस करता है फैटी एसिड्स का और अमीनो एसिड्स का। ये ऐसी एरियाज में होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जैसे कि रूट्स में और जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जड़, उनमें। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च और शुगर्स का क्या होता है? स्टोरेज होता है, ये पूछे जाते हैं। एमाइलोप्लास्ट है ना, एमाइलो में स्टार्च एंड शुगर्स में। एलआईओ प्लास्ट में स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स, ठीक है। एलआईओ जो चीज एलाइज आती है, एलआईओ। और प्रोटीनोप्लास्ट में साइट्स ऑफ एंजाइम यानी कि प्रोटीन एक्टिविटी। तो एमाइलो में स्टार्च और शुगर्स स्टोरेज होती हैं, एलआईओ में ऑयल्स, ठीक है। लाइयो एल आ रहा है, इसमें भी एल्स आता है, और प्रोटीन में प्रोटीन याद रहेगा। कैरेट का पीलापन होता है कैरोटीन की वजह से, टर्मरिक का पीलापन होता है जेंथोफिल की वजह से, पपाया का पीलापन होता है कार्सिका जेंथनिम की वजह से, और रेड एप्पल का लालनेस होती है, वो होती है एंथोसाइनिन की वजह से। अनियन में जो आंसू आने लगते हैं वो आता है सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड की वजह से। पंजेंट स्मेल जो गार्लिक में देखने को मिलती है वो वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक सल्फर के। और जो चिली में बिटरनेस यानी कि जो मिर्च में जो चिड़चिड़ाहट होती है वो होती है कैप्साइसिन की वजह से। ये चीजें हमने देख ली। आगे हम जो देखेंगे वो है डीएनए आरएनए के बारे में कुछ बेसिक की जानकारी करेंगे। सबसे पहले क्रोमाटिन नेटवर्क की बात करेंगे। तो डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में होगा, और न्यूक्लियस में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। ये जनरली इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स करता है। आरएनए ये साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, जो द्रव्य डला रहता है उसमें आरएनए, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने के काम में आता है। अंतर समझिए कि डीएनए का जनरली जो काम है वो ट्रांसफर ऑफ जीन्स है। तो अब यहाँ पर अब हमें क्लियर क्या दिख रहा है कि जो डीएनए है ये सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए आपको मिल सकता है और क्लोरोप्लास्ट में भी। जनरली हमें क्या लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि सांस लेने में काम आता है, नहीं, ये डीएनए में भी इसमें उपयोगी है। और क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ जेनेटिक मटेरियल डीएनए न्यूक्लियस के अलावा अन्य जगह भी प्रेजेंट होता है, वो अन्य जगह यही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया है सूटन एवं बावेरी ने। याद कैसे करेंगे? वंशागत सिद्धांत बावेरी। क्रोमोसोम्स नो रिमेन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कभी स्टेबल नहीं रहते हैं। आगे देखते हैं। बॉडी की यूनिट है सेल, सेल की यूनिट है डीएनए और डीएनए की यूनिट है जीन। डीएनए के है अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा जो जीन होता है ये तीन तरीके का देखने को हमें मिलता है। आनुवांशिकी की इकाई है कौन? जीन। म्यूटोन, रैकोन एंड सिस्ट्रोन। म्यूटोन से ही म्यूटेशन होता है जिसको किया था ह्यूगो डू ब्रीज ने, जो कि डाइवर्सिटी दिखती है हमें। यही जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन मतलब बदलाव है, यही रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। स्पीसीज में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है ये म्यूटेशन की वजह से होती है। इसके अलावा हम देखेंगे ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अब डीएनए का जो आपको ये दिख रहे हैं यानी कि इनको हम बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन बने होते हैं शुगर से, शुगर फॉस्फेट से बैकबोन बने होते हैं। इसके अलावा अब इनमें पेयरिंग होती है। ये जो दिख रहा है गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, ये इनको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बेस कैसा है? जी का जोड़ा बनता है सी के साथ, जैसे जी बनता है वैसे घुमावदार सी बनता है। और ए का बनता है टी के साथ, तो एट याद रख लेना, ठीक है, एट। और जी जैसे बनता है वैसे सी। तो ए का जोड़ा बनेगा टी के साथ, तो एडेनाइन का जोड़ा बनता है थाइमिन के साथ, ए का जोड़ा बनता है टी के साथ, और जी का जोड़ा बनता है सी के साथ, जी सी दिखेगा, सी जी दिखेगा, सी जी जी सी। तो गुआनाइन और साइटोसाइन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एडेनाइन का जोड़ा रहेगा थाइमिन के साथ, B1 विटामिन को भी थाइमिन बोलते हैं ना। और जी गुआनाइन का जोड़ा रहेगा साइटोसाइन के साथ। अब बात यह है, ये दोनों जिस चीज से जुड़े रहते हैं वो जुड़े रहते हैं किससे? हाइड्रोजन से, जो बेसिस होता है नाइट्रोजिनस। और ये जो गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, एडेनाइन, ये एक्चुअली में नाइट्रोजन के बने होते हैं। और जुड़े किससे होते हैं? हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। बॉन्ड किसका है? हाइड्रोजन का है। ये खुद में क्या है? बेसिस है। और जो सुगर फॉस्फेट वो बैकबोन होता है। तो ये चीजें समझ में आ जाती हैं। चलिए देखते हैं द सुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है।
ये जनरली डीएनए एक तरीके का पॉलीमर है मेड अप ऑफ यूनिट्स जिनसे बनता है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बनी होती हैं 3 अलग-अलग प्रकार के कंपोनेंट से, जैसे कि शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और एक बेस से। और ये 4 प्रकार के बेसेस होते हैं, और जो बेसेस बने होते हैं वो किससे, अब वो कह रहे हैं कि जो बेसेस बने होते हैं ये बने होते हैं अपने आप में नाइट्रोजन के बेस होते हैं। तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और सिस्टोसिन, ये हमने देख लिया है। एडेनिन, थाइमिन, एड का, और गुआनिन और सिस्टोसिन। अब अगर हम देखेंगे इन दोनों को, यानी कि जो बेसेस है उनको होल्ड करके क्या रखता है, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन बेसेस इनको होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है। अब जब देखिए डीएनए से जब आरएनए में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन होना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन है। लेकिन आरएनए से जब वापस डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इसी को रेट्रो बोलने लगते हैं, RETRO। तो रेट्रो क्या है, आरएनए से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन है। इस चीज़ को हम ज़रा अगर यहाँ पर देखेंगे, ये है रेट्रो। तो कई बार होता है रेट्रो वायरस, ये एचआईवी वायरस को ही हम रेट्रो वायरस बोल देते हैं। ये वीक कर देता है हमारा लिम्फोसाइट्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसे? ठीक है, तो ये रेट्रो अब जो जो एचआईवी का वायरस होता है ना, देखो जनरली बॉडी में होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनना चाहिए, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अगर हो रही है बॉडी में तो दैट मीन्स बहुत सही है, सब चीज़ें सही है। लेकिन जो एचआईवी वायरस होता है ये उल्टा कर देता है, ये आरएनए से डीएनए कर देता है। ये रिवर्स होने लग गया, तो इसी वजह से रेट्रो वायरस इसको बोलते हैं, एचआईवी वायरस को हम। अच्छा, तो आरएनए से डीएनए बनाने लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और एचआईवी वायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसी वजह से इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। इसी से मिलता-जुलता एक नाम देखिएगा, रोटा वायरस। ये जनरली इन्फ्लुएंजा के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें याद रखना जो कैमिलॉन होता है, ठीक है ना, कैमलियन, ये अपने कलर चेंज कर लेता है किसकी वजह से, क्योंकि इसकी स्पेस होता है बिटवीन गुआनाइन क्रिस्टल्स के बीच में, स्पेस की वजह से। कैपिलरी की स्पेशलिटी ये भी कि एक साथ ये 2 डायरेक्शन में देख सकता है, एक साथ एक आँख इस साइड देख सकती है, एक साइड इसकी, एक साइड देख सकती है। ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। हाँ, अब जैसे हमने डीएनए को पढ़ा तो आरएनए में क्या होता है, जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाता है बस, और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हैं देखने लायक वो ज़रा देख लेते हैं। अब ये देखिए, क्रोमोसोम होता है 60% बेसिक हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, 40% डीएनए। कभी तो 40% डीएनए ना, इसका नाइट्रोजन का बेस होता है। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्यूराइन और पाइरीमिडीन। प्यूराइन में एडेनिन और गुआनिन होता है, और ये पाइरीमिडीन में सिस्टोनिन और थाइमिन होता है। अपोजिट ये पेयर बनाते हैं। ए का पेयर बनता है थाइमिन के साथ ऐड, और जी का पेयर बनता है साइटोसाइन के साथ। ठीक है ना? और वैसे पूछ लिया था प्यूराइन, तो एजी और सीटी, एजी सीटी। वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल दिया था, इसके लिए उन्होंने 1962 में नोबेल मिला था। ठीक है, वाटसन को कब, 62 में नोबेल। सुगर फॉस्फेट बैकबोन हेल्प्स इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दे आर नेगेटिवली चार्ज। और कैसे वो चार्ज होते हैं, सुगर बोन जो होती है, ये है सुगर बोन, ये वाला पार्ट, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड हाइड्रोफोलिक होते हैं, which helps DNA backbone to bond with water. DNA of cells of various species can be converted into one functional DNA by using DNA पुनर्योजित DNA टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है, पुनर्योजित यानी कि रिस्ट्रक्चर्ड कर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो डीएनए होता है सेल्स का, विभिन्न स्पीसीज के, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी एक फंक्शनल डीएनए में। द पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी मेड इन लैब। ये भी याद रखना, तो आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए है उनको हम लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जंतु कोशिका से प्राप्त डीएनए के किसी भाग को जीवित सेल से बाहर प्रयोगशाला में भी प्रतिकृत करना संभव है, क्योंकि अब ये साइंस एंड टेक का एज आ गया है। तो ये जानकारी थी सारी की सारी सेल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।